ड्रामा की शुरुआत होती है। हमारी नायिका चाओ यान। पहला सीन एक सरकारी दफ्तर का है। माहौल थोड़ा गंभीर है, जैसे कोई पुलिस स्टेशन या पहचान पत्र बनाने की जगह हो। चाओ यान वहां अपना पुराना पहचान पत्र जमा करती है और एक नया पहचान पत्र लेती है। यहीं से कहानी का पहला बड़ा रहस्य खुलता है। जैसे ही वह नया कार्ड हाथ में लेती है, अचानक कुछ बचपन की यादें उभरने लगती हैं। फ्लैशबैक में छोटी चाओ यान स्कूल की बेंच पर बैठी एक निबंध लिख रही होती है। विषय है मेरे मम्मी पापा। वह लिखती है कि उसका परिवार बहुत खुशहाल है, जहां माँ और पिता उसे बेहद प्यार करते हैं। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक खुशहाल परिवार की प्यारी सी झलक दिखाई जाती है, माँ, पिता और एक छोटी सी बच्ची। लेकिन अगले ही पल वह खुशगवार दृश्य टूट जाता है और कहानी हमें ले जाती है एक अस्पताल के कमरे में, जहां एक डॉक्टर के सामने चाओ यान का असली पिता घुटनों पर बैठकर बुरी तरह रो रहा है। यही से अंदाजा होता है कि या तो उसके बचपन की खुशियां उसे छीन ली गई थीं, या फिर वो सब बस एक सपना या कल्पना थी जो उसने अपने मन गढ़ी खरीद। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। चाओ यान के नए पहचान पर उसका नाम लिखा है शू यान। उसने अपनी पुरानी पहचान और अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है। जब वह ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय साफ झलकता है। वह अब अपने पुराने अतीत को मिटाकर एक नई शुरुआत करने जा रही है। अगला दृश्य एक शानदार और आलीशान बंगले का है। दो परिवार आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ है हमारा नायक शेन हाउमिंग, जो एक अमीर और सफल युवक है। उसके साथ उसके माता पिता बैठे हैं। दूसरी तरफ है हमारी नायिका शुयान, जो अब एक नई पहचान में है और उसके साथ उसके माता पिता। लेकिन यहीं पर आता है कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा मोड़। जो लोग शुयान के माता पिता बनकर बैठे हैं, वे असल में उसके सगे माता पिता नहीं, बल्कि किराए पर रखे गए अभिनेता, एक्टर्स रिव्यू ऑफ पब। शुयान ने शेन हाउमिंग और उसके परिवार को प्रभावित करने के लिए एक झूठा परिवार और नकली अमीर पृष्ठभूमि तैयार की है। फिर दृश्य बदलता है। शुयान उन दोनों अभिनेताओं को ट्रेनिंग देती हुई दिखाई देती है। वह उन्हें सिखा रही है कि कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अमीर लोगों की तरह पेश आना है। वह अपने नकली पिता के सूट से डैंड्रफ छाटती है, उन्हें एक महंगा परफ्यूम देती है ताकि वो सच में अमीर लगे। फिर उन्हें एक झूठी कहानी रटवाती है कि उसके पिता विदेश की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो यहाँ तक कि उन्हें मुश्किल शब्द भी याद करवाती है, जैसे एनवायरनमेंटल बिल्ड, ताकि उनका झूठ कहीं पकड़ा न जाए। ये दृश्य साफ दिखाता है कि शुयान कितनी चालाक, समझदार और महत्वाकांक्षी लड़की है, जो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कहानी फिर उसी बैठक वाले दृश्य पर लौटती है। शुयान के नकली पिता आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं और शेन हाउमिंग के परिवार पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। सब कुछ शुयान की योजना के मुताबिक चल रहा होता है। तभी अचानक कहानी में भूकंप जैसा पल आता है, जब शेन हाउमिंग की मां बोलना शुरू करती है। वह एक शांत, बुद्धिमान और बहुत सजग महिला है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, आप तो उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। पिछले साल मैं भी वहां गई थी। ये सुनते ही शुयान और उसके नकली माता पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शेन हाउमिंग की मां आगे पूछती है, यूनिवर्सिटी के पास एक चीनी रेस्टोरेंट है जहां की पेकिंग डक बहुत मशहूर है। क्या आप लोग वहां गए थे? शुयान की नकली मां घबरा जाती है और जल्दी में जवाब देती है, हाँ, हाँ। वो रेस्टोरेंट सिचुआन खाना बनाता है, पेकिंग डक नहीं। शेन हाउमिंग की मां हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, वो तो पेकिंग डक के लिए ही प्रसिद्ध है। और इस तरह उस नकली कहानी की दीवारों में पहली दरार पड़ जाती है, जिससे उनका झूठ और गहरा हो जाता है। लेकिन असली झटका तो अब लगता है। शेन हाउमिंग की मां कहती है, मैंने आपके बारे में बैदू पर सर्च किया, लेकिन मुझे आप की कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। शुयान का अपनाया हुआ झूठ काम हलता शके पत्तों की तरह बिखरने के कगार पर है। उसके नकली माता पिता की सिटी पिट जाती है, लेकिन शुयान फिर भी शांत और संयमित दिखने की कोशिश करती है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शुयान के नकली माता पिता के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन हमारी नायिका शुयान इतनी आसानी से हमारे वालों में से नहीं है। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। वो बहुत शांति और आत्मविश्वास से शेन हाउमिंग की मां को जवाब देती है, आंटी, मेरे पापा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं हैं। वो वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक शोध करता है।
वो सिर्फ रिसर्च का काम करते हैं, इसलिए उनके बारे में सार्वजनिक जानकारी मिलना मुश्किल है। वाह! क्या दिमाग चलाया है। एक पल में उसने पूरी स्थिति संभाल ली। तभी शुयान के नकली पिता, जो अब थोड़ा आत्मविश्वास में आ चुके हैं, अपने बैग से एक किताब निकालते हैं। किताब का नाम है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। वो कहते हैं, ये मेरी लिखी हुई किताब है और मैं इसे शेन हाउमिंग के पिताजी को तोहफे में देना चाहता हूँ। सभी लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन शेन हाउमिंग की माँ, जो असल में इस दिमागी खेल की मास्टरमाइंड है, एक और दांव चलती है। वो मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह! क्या आप इस पर मेरे लिए एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? अब नकली पिता पूरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें उस लेखक का नाम साइन करना है, जिसका वो होने का नाटक कर रहे हैं। वो कांपते हाथों से किताब पर साइन करते हैं और शेन हाउमिंग की माँ उस साइन को बड़े ध्यान से देखती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ समय पहले शुयान खुद उस किताब के असली लेखक, एक बूढ़े और बहुत जानी प्रोफेसर से मिलने उनके घर गई थी। उसने उनसे बहुत चतुराई से बात की, उन्हें एक तोहफा दिया और उसी किताब पर उनसे असली ऑटोग्राफ ले लिया था। शुयान ने इस झूठ के लिए कितनी गहरी तैयारी की थी, ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसने हर मुश्किल का हल पहले से ही सोच रखा था। अब सीन घर के बाहर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल के पास शिफ्ट होता है। सारे पुरुष एक तरफ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेन हाउमिंग की माँ शुयान को अपने साथ थोड़ी वॉक पर ले जाती है। अब होने वाला है असली आमना सामना, वो भी अकेले में। इससे पहले हमें डाइनिंग टेबल का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहां शेन हाउमिंग की माँ जानबूझकर शुयान की प्लेट में अंडा डालती है। शुयान उसे खा लेती है, जबकि उसकी नकली माँ चुपचाप देखती रहती है। बाद में शेन हाउमिंग की माँ ताना मारती है, एक माँ को तो पता होना चाहिए कि उसकी बेटी को अंडे से एलर्जी है। उन्होंने नकली माँ का झूठ भी पकड़ लिया था। अब वापस पूल के किनारे शेन हाउमिंग की माँ सीधे मुद्दे पर आती है। वो कहती है, जो बातें झूठी होती है वो सच नहीं बन सकती। मैं सच सुनना चाहती हूँ। शुयान समझ जाती है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए सच बताती है, आंटी मैं माफी चाहती हूँ, मैंने झूठ बोला था। वो बताती है कि बचपन से ही वो अपनी नानी के साथ रही है। उसके असली माता-पिता उसे बहुत छोटे में ही छोड़कर विदेश चले गए थे, पैसे कमाने और अपनी जिंदगी बनाने के लिए। उन्होंने कभी पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। शू यान ने कभी माँ-बाप का प्यार महसूस नहीं किया। वो रोते हुए कहती है, मैं बस चाहती थी कि आप सब पर मेरा अच्छा असर पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैं किसी अधूरे या टूटी हुई परिवार से आती हूँ। मैं चाहती थी कि आपको मुझ पर और हाउमिंग पर अफ़सोस ना हो। शुयान की दर्द भरी कहानी सुनकर शेन हाउमिंग की माँ के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब सहानुभूति और समझदारी झलकती है। वो धीमे स्वर में कहती हैं, हर माँ बाप की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं भी मानती हूँ कि काम की वजह से मैं अपने बेटे हाउमिंग को पूरा वक्त नहीं दे पाई। अब कहानी एक बेहद भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है। तभी शुयान के फोन की घंटी बजती है। कॉल देखकर उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलकती है। वो फोन उठाती है और बात करते करते परेशान हो जाती है। फोन पर उसकी असिस्टेंट उसे एक बुरी खबर देती है। जुयान, यानी शुयान की शो की ऑफिशियल होस्ट बनने की आवेदन फिर से रिजेक्ट हो गई है। और इसके पीछे है उसकी दुश्मन सुनसिवेई, जिसने डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर हंगामा मचाया था और उसका नाम खराब कर दिया था। असिस्टेंट उसे सावधान रहने की सलाह देती है। लेकिन जैसे ही शुयान कॉल खत्म करती है और पीछे मुड़ती है, वो एक पल में फिर से मुस्कुरा देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दिखाता है कि शुयान अपने असली जज्बात छुपाने में कितनी माहिर है। अब सीन रात का है, एक शानदार होटल के कमरे का। वहीं शुयान के नकली माता-पिता मौजूद हैं। शुयान कमरे में दाखिल होती है, लेकिन अब उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। अब वो किसी बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त बॉस की तरह बोलती है। वो उन्हें साफ-साफ हिदायत देती है। सुबह होटल का कार्ड रिसेप्शन पर छोड़ देना और निकल जाना, शादी तक ज्यादा बाहर मत दिखना, हमारा काम हम खत्म और फिर हम कभी ही मिलेंगे। नकली पिता उसे कुछ और एक्टर्स की लिस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुयान ठंडे लहजे में जवाब देती है, जितने पैसे तुम्हें दिए हैं वो काफी हैं।
बाकी बातों की चिंता मत करो। इस सीन से साफ होता है कि शूयान के लिए ये रिश्ता महज एक डील है, जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं। वो अपना काम खत्म करती है और होटल से निकल जाती है। जब वो लिफ्ट और कॉरिडोर में अकेली होती है तो उसके चेहरे पर फिर वही उदासी और अकेलापन लौटता है। यही है उसकी असली जिंदगी, बाहर से मजबूत पर अंदर से बिल्कुल अकेली। अब कहानी शू यान के प्रोफेशन पर केंद्रित होती है। पता चलता है कि वो एक टीवी चैनल में फैमिली फीस्ट नाम के कुकिंग शो की प्रोड्यूसर और प्लानर है। सेट पर चारों तरफ व्यस्तता और हलचल है। तभी एंट्री होती है कहानी की नई विलेन की, शो की स्टार होस्ट सुन सिवे की। वो आते ही शू यान पर बरस पड़ती है। वो उसकी लिखी स्क्रिप्ट को कचरा बताती है और ताना मारती है। तुम्हारे लिखे डायलॉग इतने मुश्किल होते हैं कि मुझसे बोले ही नहीं जाते, और तुम जो मेहमान बुलाती हो वो तो एक से बढ़कर एक बोर्डिंग होते हैं। सुन सिवेई यही नहीं रुकती। वो शुयान के सपनों पर भी वार करती है। ताने मारते हुए कहती है, सुना है तुम भी होस्ट बनना चाहती हो। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम उस काबिल ही नहीं हो। और गुस्से में स्क्रिप्ट को शुयान के चेहरे पर फेंक देती है। इस अपमान के बाद शुयान सीधी अपने बॉस डायरेक्टर जो के ऑफिस पहुंचती है। डायरेक्टर शो की गिरती रेटिंग से बेहद नाराज है। वो शुयान को डांटते हुए कहता है कि अगर अगले हफ्ते तक शो की रेटिंग नहीं सुधरी तो उसकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। शुयान कोशिश करती है कि वो सुन सिवेई की मनमानी और सेट पर उसके नखरों के बारे में कुछ बताए, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता। उल्टा पूरा दबाव उसी पर डाल देता है। अब सीन बदलता है। रात का समय है। शुयान अपने घर में अकेली बैठी है। लैपटॉप पर किसी बड़े गेस्ट को शो में बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार नाकामी मिल रही है। वो बेहद तनाव में है। उसी वक्त वहां शेन हाउमिंग आता है। वो शुयान की बेचैनी देखकर पूछता है, क्या हुआ? शुयान बताती है कि वो टीचर सानमू, जो एक मशहूर आर्ट म्यूजियम के मालिक हैं, उन्हें शो पर बुलाना चाहती है, मगर उनसे संपर्क करना लगभग नामुमकिन है। हामिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, टीचर सानमू तो लंदन में मेरे पुराने दोस्त हैं। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक मैसेज भेज देता है। कुछ ही पलों में शुयान को टीचर सानमू का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। शुयान की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलकती है। उस एक पल में हामिंग ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ उसका मंगेतर नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। दोनों के बीच माहौल बदल जाता है। एक बेहद प्यारा और रोमांटिक पल जन्म लेता है। हामिंग धीरे से उसका चश्मा उतारता है और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करते हैं। इस सीन से साफ झलकता है कि उनका रिश्ता सिर्फ दिखावे या किसी समझौते पर नहीं टिका है, बल्कि उनके बीच सच्चा प्यार पनप रहा है। ऐसा लगता है कि हर मुश्किल उन्हें और मजबूत बना रही है। लेकिन क्या हमेशा से उनकी कहानी इतनी खूबसूरत थी? अब ड्रामा हमें ले जाता है एक साल पीछे, जहां से इस पूरी कहानी की जड़ें शुरू होती है। तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि शुयान और शेन हाओमिंग की पहली मुलाकात किन हालातों में हुई थी। एक साल पहले का सीन, ये वो शुयान नहीं है जिसे हम अब जानते हैं। ये एक सादा, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की है, जो सिटी टीवी नाम के बड़े चैनल में काम करती है। वो उतनी सजी सांवरी और आत्मविश्वासी नहीं है, बल्कि एक आम लड़की की तरह दिखती है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है। ऑफिस में वो एक नए प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही है, जिसका नाम है अगावी हाउस। ये एक बेहद खास तरह के पौधों, सक्यूलेंट्स की दुकान है, जिसके मालिक के बारे में कोई जानता। वो व्यक्ति एक रहस्य है। शुयान को ये विषय बहुत रोचक लगता है और वो इस पर एक एपिसोड बनाना चाहती है। अब वो अगेवी हाउस पहुंचती है। वो दुकान किसी आम नर्सरी जैसी नहीं, बल्कि एक आर्ट गैलरी जैसी है, जहां अनमोल और सुंदर पौधे कलात्मक ढंग से सजाए गए हैं। वातावरण शांत, सुगंधित और बेहद सुरुचिपूर्ण है। इसी बीच उसकी नज़र एक युवक पर पड़ती है, जो पूरे ध्यान से एक पौधे की देखभाल कर रहा है। और दोस्तों, वो युवक कोई और नहीं, बल्कि हमारा हीरो शेन हाउमिंग है। यही थी उनकी पहली मुलाकात। यहाँ हाउमिंग एक अमीर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह दिखता है, जो अपने पौधों से दिल से मोहब्बत करता है। शुयान, जो उस वक्त अपना नाम एमी बताती है, उसे अपना परिचय देती है और इंटरव्यू की अनुमति मांगती है। हाओमिंग पहले तो उसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन शुयान हार नहीं मानती। वो बताती है कि वो उसके काम से कितनी प्रभावित है और कैसे वो पौधों को सिर्फ चीज़ नहीं, एक कला के रूप में देखती है।
उसकी बातों से प्रभावित होकर हाओमिंग उसे एक परीक्षा देता है। वो एक नाजुक और बहुमूल्य पौधा देते हुए कहता है, इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करो, देखते हैं तुम कर पाती हो या नहीं। शुयान ये चुनौती स्वीकार करती है। वो बड़े ध्यान और जान के साथ पौधे की जड़ें काटती, टैट संभालती है और हर कदम का वैज्ञानिक कारण भी समझाती है। हाओमिंग उसके हुनर और जुनून से बेहद प्रभावित होता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़की सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से पौधों से लगाव रखती है। वो इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। इंटरव्यू के बाद शुयान उसे एक छोटा सा तोहफा देती है, एक जार जिसमें घर पर बना ऑस्मेंथस जैम होता है। वो बताती है कि ये उसकी नानी बनाया करती थी। हार्मिंग मुस्कुराता है और बदले में उसे एक अनोखा उपहार देता है, पौधों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाली एक बेहद खास और कीमती कैंची। उस पल दोनों के बीच एक अनजाना पर बेहद सच्चा रिश्ता बन जाता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब शुयन दुकान से बाहर निकल रही होती है। गलती से उसकी टक्कर दुकान की एक कर्मचारी से हो जाती है और उसके हाथ से एक कीमती पौधा गिरकर टूट जाता है। उस लड़की के हाथ में पौधे के कांटे से चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। शुयन उसे मदद करने की बजाय घबरा जाती है और जमीन पर गिरी एक छोटी सी चीज उठा लेती है। वो एक बेहद कीमती टूल होता है। घायल कर्मचारी दर्द में उससे वो औजार वापस मांगती है। फिर हमें शुयान की नानी का प्यारा सा सीन दिखाया जाता है, जहां वो बगीचे से ऑस्मांथस के फूल तोड़कर वही जैम बना रही होती हैं जो शुयान ने हाओमिंग को दिया था। इससे पता चलता है कि शुयान की जिंदगी में उसकी नानी का प्यार ही उसकी सबसे सच्ची और गर्माहट भरी याद थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम वापस हाओमिंग की दुकान पर लौटते हैं। हाओमिंग बहुत गंभीर स्वर में शुयान से पूछता है, क्या तुमने वो कीमती कैंची सिजर चुराई थी? वो बताता है कि हादसे के बाद दुकान से वो टूल गायब है और सारा शक शुयान पर जा रहा है। आगे कहानी एक साल पहले के उसी टीवी स्टेशन की तरफ लौटती है। उस वक्त शुयान, जो तब एमी के नाम से जानी जाती थी, ऑफिस में होती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो दवाई खा रही होती है। उसकी सहकर्मी उसे हमदर्दी जताते हुए कहती है, घर चली जाओ, आराम कर लो, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगी। तभी शो की घमंडी होस्ट सन सीवे वहां आ धमकती है। वो गुस्से में कहती है, अगावे हाउस के मालिक का इंटरव्यू अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर ये काम आज पूरा नहीं हुआ तो मैं सीधे डायरेक्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शुयन बुरी तरह फंस जाती है। एक तरफ बॉस का दबाव, दूसरी तरफ उस अहंकारी होस्ट की धमकी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल शेन हाओमिंग का होता है। वो कहता है, मैं आज इंटरव्यू के लिए फ्री हूं। शुयान के लिए ये खबर सोने पर सुहागा जैसी थी। मगर मुश्किल ये थी कि उसकी पूरी टीम यानी कैमरा क्रू और बाकी स्टाफ तो पहले ही घर जाता था, लेकिन शुयान ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वो एक पल सोचती है और फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल देती है। वो हाओमिंग से कहती है, हाँ मेरी टीम तैयार है, हम बस पहुंचने वाले हैं। सीन बदलता है। अब शुयान एक शानदार काली ड्रेस पहनकर एक आलीशान कॉरपोरेट बिल्डिंग में दाखिल होती है। ये जगह है जिंदा ग्रुप का ऑफिस, शहर की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में से एक। वो एक विशाल बोर्डरूम के बाहर खड़ी होती है, जहां अंदर एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। और जब वो अंदर नजर डालती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो शख्स जो मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा है कोई और नहीं बल्कि शेन हाओमिंग है। लेकिन ये वही शांत, पौधों से प्यार करने वाला कलाकार हाओमिंग नहीं था। ये था वाइस प्रेसिडेंट शेन हाओमिंग, एक बेहद शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और अमीर बिजनेसमैन। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम को एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। शुयन दरवाजे के बाहर से उसे बस देखती रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी, प्रशंसा और एक नई महत्वाकांक्षा एक साथ जन्म लेती है। आज उसने शेन हाओमिंग की असली दुनिया देख ली थी। अगर ड्रामा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।